हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 17। अब नेक्स्ट। रात का वक्त। ध्रुति बालकनी में झूले पर बैठी हुई थी और काव्यांश को याद करके मुस्कुरा रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिस कारण ध्रुति के बाल हवा में उड़ रहे थे। चांद की रोशनी सीधा ध्रुति के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। काव्यांश उसे दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। तुझको देखा तो फिर उसको देखा ना गया, चांद कहता ही रह गया। मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ, और हमें वो चांद नजर ही नहीं आया। ध्रुति एक टक चांद को देख रही थी, तभी उसने अपने कमर पर किसी के हाथों की गर्माहट महसूस हुई तो ध्रुति ने अपनी आंखें बंद कर दी। काव्यांश झूले पर बैठ गया। ध्रुति ने अपनी पीठ उसके सीने से चिपकाते हुए कहा, आप आज इतनी देर से आए? आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। काव्यांश ने भी ध्रुति के कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, वैसे आप इतने ठंड में बाहर क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद काव्यांश ने ध्रुति से पूछा तो ध्रुति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बहुत अच्छा लग रहा था हमें, इसलिए हम आपका इंतजार करते हुए यहीं बैठ गए। काव्यांश ने अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपाकर बोला, वैसे क्या सोच रही थी आप? अब हम हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हैं हुकुम साहब। काव्यांश ध्रुति के बालों को सूंघते हुए बोला, जैसा आपको ठीक लगे हुकुम रानी साहब। वैसे दादाजी की डिमांड के बारे में आपने क्या सोचा है हुकुम रानी साहब? काव्यांश की बात सुन ध्रुति का चेहरा लाल हो जाता है और वो काव्यांश के हाथ पर मारकर बोलती है, आप जब देखो तब ये सब ही क्यों बोलते हैं? अब ये सब बातें आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हुकुम रानी साहब? काव्यांश ने ध्रुति के पेट पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है और ध्रुति को अपनी तरफ पलट देता है। ध्रुति उसके आंखों में देखती है। काव्यांश उसे दीवानगी से देख बोलता है, अंधेरों में खोकर भी अपनाया है तुझे। कुछ अजीब सी मोहब्बत है मेरी जिसमें बेशुमार से भी ज्यादा इश्क फरमाया है तुझे। बहक जाने दे मुझे मेरे प्यार की मोहब्बत में, ये वो नशा है जो मेरे सर से कभी उतरता नहीं है। डूब जाने दे मुझे इस खूबसूरत से रात में, होके तेरा फिर से आजा मेरी बाहों में। छुपा लूं तुझे इस दुनिया से जो कभी नजर न आए मेरे दुश्मन के, इतनी मोहब्बत कर बैठे हैं आपसे। काव्यांश की बात सुन ध्रुति उसके आंखों में देखकर बोली, आप और आपका ये शायराना अंदाज। काव्यांश उसके होठों पर पिक करते हुए बोला, सिर्फ आपके लिए है। ध्रुति उसके बात पर बोली, एक बात बोले आपसे? काव्यांश जी, एक क्यों, 1000 बोलिए। ध्रुति, क्या ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं पता? है, बहुत सी बातें हैं जिससे आप अनजान हैं। काव्यांश ने गहरी सांस लेकर ध्रुति से कहा। ध्रुति और भी कुछ पूछना चाहती थी लेकिन काव्यांश ने अपने होठ उसके होठ पर रखकर उसने के शब्द, अनसुने शब्द को उसके मुंह में रख दिए। काव्यांश धीरे धीरे उससे सॉफ्ट किस कर रहा था। ध्रुति भी उसका साथ दे रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था काव्यांश की किस सॉफ्ट से वाइल्ड होती जा रही थी। कुछ मिनट बाद काव्यांश ध्रुति को छोड़ देता है। इस वक्त दोनों की सांसें तेज चल रही थी। ध्रुति गहरी गहरी सांसें ले रही थी जिस कारण उसके ब्रेस्ट अप डाउन हो रहे थे। काव्यांश उसके उसे घूरते हुए कहा, हुकुम रानी सा। काव्यांश के इसे पुकारने पर ध्रुति ने अपनी नजरें उठाकर काव्यांश को देखा जो उसके सीने को घूरे जा रहा था। ध्रुति ने उसकी नजरों का पीछा किया और काव्यांश जिस तरह उसे देख रहा था ये देखकर उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। ध्रुति को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो वहां से उठकर जाने लगी। ध्रुति को जाता देख काव्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। काव्यांश उसे पीछे से कमर पर पकड़ा और उसके गर्दन पर होठ रख उसे धीरे धीरे चूमने लगा। उसके गर्दन पर होठ फिराते हुए बोला, कयामत के साथ एक कयामत की रात हो जाए। काव्यांश लगातार उसके गर्दन को चूमे जा रहा था और ध्रुति उसके हर मुंह से सिहर जा रही थी। काव्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने ध्रुति को गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लेटा दिया। फिर उसके ऊपर आकर उसके पेट पर लिक करने लगा।
काव्यांश के ऐसे करने पर ध्रुति ने बेड की चादर को हाथों की मुट्ठी में भर कर अपनी गर्दन एक साइड कर ली। काव्यांश लगातार उसके पेट और कमर पर लिक कर रहा था, जिससे ध्रुति की आहें निकल रही थी। काव्यांश ने ध्रुति की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हटा दिया और उसे पेट के बल लेटाकर उसकी पीठ को चूमते हुए ब्लाउज को निकाल दिया। फिर अपने शर्ट के बटन को निकालकर उसके ऊपर लेट गया और उसके गर्दन से होते हुए कान पर चूमने लगा। ध्रुति की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो लगातार आहें भरते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने उखड़ते सांसों को काबू में करते हुए काव्यांश से बोली, रुक जाइए हुकुम साहब। ध्रुति के ऐसी कामुक आवाज सुन काव्यांश रुक गया और उसे सीधा लेटाकर उसके और अपने कपड़े निकालकर उसके ऊपर आ गया। इस वक्त उस कमरे में ध्रुति के कहराने की और मौन की आवाजें आ रही थी। काव्यांश बहुत वाइड हो गया था। राजस्थान, उदयपुर, सुबह का वक्त। सुबह जब ध्रुति की आंखें खुली तो काव्यांश किसी छोटे बच्चे की तरह उसे लिपटकर सो रहा था। ध्रुति उसे प्यार से देखती है और उसके माथे पर किस करती है, फिर उठकर बाथरूम में चली जाती है। ध्रुति रेडी होकर बाहर आती है और नीचे चली जाती है, फिर पूजा करके किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाती है। सब तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आकर बैठ गए थे। ध्रुति नौकर और कावेरी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट लगाती है। ब्रेकफास्ट होने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। काव्यांश ध्रुति को हॉस्पिटल छोड़कर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ध्रुति जब हॉस्पिटल में आती है उसे वहां दक्ष मिल जाता है। दक्ष को देख ध्रुति उसके पास जाती है और बोलती है, राजा सा आप यहाँ। दक्ष उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, जी बस आपसे मिलने आए थे, आपको यहाँ से ले जाना है ना। उसके बाद ध्रुति को अजीब लगी, इसलिए वो बोली, जी हम कुछ समझे नहीं, हमें कहाँ ले जाना है। दक्ष होश में आते हुए बोला, वो मेरा मतलब है अब आप मिलती नहीं है ना, आप हमें भूल गए हैं तो सोचा हम खुद मिलकर आए। ध्रुति उसके बात पर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें टाइम ही नहीं मिलता ना इसलिए। तभी वहां कायरा आ जाती है और ध्रुति से बोलते, चल यहाँ क्या कर रही है। ध्रुति उसे देख वो हम राजसा से इतना बोल ध्रुति दक्ष की ओर पलटती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पर दक्ष नहीं था। कायरा ध्रुति से, क्या हुआ, चल। ध्रुति उसके साथ जाते हुए बोली, अभी तो थे वहां, अचानक कहाँ चले गए। ध्रुति के जाते ही दक्ष एक पिलर के पीछे छुपा था, वहां से बाहर आता है और उस पिलर से टिपकर जहां ध्रुति गई थी उस साइड देखते हुए बोला, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ये बोल के दक्ष अपने फेस पर डेविल स्माइल लिए अपना चेहरा छुपाकर वहां से चला जाता है। जोधपुर, विवान का कमरा। ईवान विवान से, भाई आपने कुछ सोचा क्या, कैसे दीदी से मिले। विवान, हम सीधा हॉस्पिटल जाएंगे और वहीं पर उससे मिलेंगे। ईवान, लेकिन भाई जीजू हमें उससे मिलने देंगे, क्योंकि उनके बोलने के तरीके से ही लग रहा था कि उन्होंने दीदी को कुछ नहीं बताया। विवान गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन हमें उन पर नजर रखनी होगी। सीड और बाबा साहब बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं, ऐसे में हमें उनके सामने ऐसा रहना होगा कि हम उनके साथ हैं और जूजू से कांटेक्ट करना होगा। इवान जी भाई, हम बाबा साहब पर नजर रखते हैं, आप जीजू से कांटेक्ट करके देखिए। नीचे हॉल में भरत सिंह, क्या सोचा तुमने आगे। उस कावश की मौत, वो भी मेरी ध्रुति के सामने, जब वो मरेगा तभी मेरे इस कलेजे को ठंडक मिलेगी। भरत सिंह, तो कब जा रहे हो मिलने उससे। साथ में चलेंगे हमारी रियासत लेने। ये बोल सीड जोर जोर से हंसने लगता है। भरत सिंह हंसते हुए बोला, दो कांटे तो हमने पहले निकाल दिए, अब और दो बाकी हैं, इसे भी जल्द ही निकाल लेंगे, फिर हमारी हुकूमत होगी इस राजस्थान में। सिड अपने मन में, दो कांटे, एक तू और एक वो काव्यांश, फिर राजस्थान और ध्रुति मेरी। ये बोल वो डेविल स्माइल करने लगा।
जयपुर। सब अच्छा चल रहा था। काव्यांश का धृति के लिए पागलपन और बढ़ रहा था। एरी भी ठीक होकर कॉलेज जा रहा था। धृति रोज हॉस्पिटल जाती थी। इन सब में अजीब बात ये थी कि दक्ष उसे मिलने हॉस्पिटल जाता था, लेकिन छुपकर न किसी से मिलता था और ना ही वो अपना चेहरा किसी को दिखाता था। कुछ दिनों से धृति की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी। उसे उल्टियाँ और चक्कर आते थे। उसने ये बात किसी से नहीं कही थी। सुबह काव्यांश रेडी होकर धृति को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जब वो दोनों पहुंच जाता है तो काव्यांश उसके आंखों में देख बहुत जुनून और दीवानगी से बोलता है, जरा अपने होठ लाना मेरे पास, मुझे कुछ काम है। गलत मत समझो, रात नहीं हुई, सिर्फ सुबह है। सिर्फ हम ही नहीं मरते आपके इस हुस्न पर। मुड़कर देखे, पीछे तितलियों की पूरी लाइन लगाए खड़ा है। कावंश के कहने पर धृति पीछे मुड़ जाती है, जहां पर पिंजरे में बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां थी। धृति वो सब कुछ देखकर पागल हो जाती है और उन्हें पिंजरे से आजाद करती है। तितलियां जैसे ही बाहर आती है, पूरी गाड़ी तितलियों से भर जाती है। धृति कुछ तितलियों को अपने हाथ में लेती है तो कावंश उसका फोटो निकाल देता है। धृति बहुत चहक रही थी और कावंश उसे अपने आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए जुनून और दीवानगी से देखता है। फिर धीरे-धीरे उसके होठों की तरफ बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। धृति इस अचानक हुए हमले से एकदम से उचक जाती है। काव्यांश थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देता है तो धृति गाड़ी से बाहर निकल जाती है। उसके निकलते ही वो सारी तितलियां भी बाहर निकलकर उड़ जाती है और धृति उन्हें प्यार से देखते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है। काव्यांश वहां से सीधा सुनसान जगह पर जाता है जहां कुश को रखा था। काव्यांश जब अंदर जाता है तो देखता है कुश कुर्सी पर बैठा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। काव्यांश उसके सामने जाकर चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, बहुत लंबी उम्र थी तेरी, देख अभी तक जिंदा हो। पर अफसोस, तुमने खुद ही अपने आप मौत का न्योता दे दिया। कोई बात नहीं, अब हुक्मरानी शाह ने कहा है उन्हें नहीं पसंद कि मैं उन्हें तुझे अपने हाथों से मार डालूं, इसलिए काम मेरे जंगली कुत्ते करेंगे। फिर वहां खड़े एक आदमी से बोला, ले जाओ रे इसे। वो आदमी, जी हुकुम साहब। फिर कावेश वहां से ऑफिस जाता है। उसके आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। दक्ष आज हॉस्पिटल नहीं आया था। धृति को थोड़ा अजीब लगा। वो रोज आता था, आज अचानक नहीं आया। उसने अपना सर झटका और अपने काम पर लग गई। कुछ टाइम बाद धृति को एक कॉल आया। धृति फोन उठाकर बोली, हेलो। उस साइड से एक आदमी की आवाज आई, हेलो, ये नंबर हॉस्पिटल का है क्या? धृति, जी हाँ, आप कौन? यहाँ पर कोई दक्ष नाम के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। वो कोई धृति नाम ले रहा है। आप कौन हो? जल्दी से यहाँ आ जाइए, नहीं तो ये आदमी मर जाएगा। उस आदमी ने धृति से बात करके फोन रख दिया। धृति बहुत डर गई थी। उसने जल्दी से कायरा को बताया और वहां से एम्बुलेंस लेकर निकल गई। धृति एम्बुलेंस में गई थी, जिस कारण किसी भी गार्ड्स को धृति के जाने के बारे में पता नहीं लगा। कायरा जो धृति के साथी थी कि उसे वीर का फोन आया। उसने फोन उठाकर वीर को सारी बातें बताई। वीर भी घबरा गया और उसके आने का कहकर वो फोन रख दिया। धृति और कायरा उन्हें बताए गए पते पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। धृति और कायरा जल्दी से वहां गई। उनके वहां जाते ही जो भीड़ लगी थी, उन्होंने उन दोनों को घेर लिया। दक्ष भी उठकर बैठ गया और धृति का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। धृति और कायरा एकदम से शॉक हो गए। धृति उसे छूटने के लिए झटपटाने लगी और उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी। तभी वहां वीर आ गया और ये सब देखकर शॉक हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उससे भी पकड़ लिया। दक्ष धृति को ले जा रहा था। धृति बस रोते हुए उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। उसने दक्ष के हाथों पर मारते हुए कहा, छोड़ दीजिए हमें राजा साहब, अगर हुकुम साहब को आपकी हरकत के बारे में पता चला ना, वो आपको जान से मार देंगे। उसकी बात पर दक्ष हंसते हुए बोला, हम उन्हें मिलेंगे तब ना, वो हमें मारेंगे। पिछले 20 दिनों से आपके पीछे हैं, आज आप हाथ आई हैं, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। उसकी बात सुन धृति के हाथ पांव एकदम से ठंडे पड़ गए। क्या मतलब है इसका? अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ठनका। मतलब इतने दिनों से एक मुझे अकेले ही दिख रहे थे, तो क्या ये सब प्लानिंग की गई थी? काव्यांश से दूर जाने का सोचकर धृति के अंदर से कांप गई। नहीं नहीं, अब वो
से दूर नहीं जाएगी। इतने सालों बाद वो उसे मिला था, ऐसे में वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। हे महादेव, कुछ कीजिए, आप इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। इतने सालों बाद हमें जीने की वजह मिली है, आप हमें उनसे ऐसे दूर नहीं कर सकते। दक्ष धृति को ले जाकर गाड़ी में बैठा देता है। उसके ऐसे करते ही उसके सारे आदमी उसके पीछे चले जाते हैं। वीर और कायरा को वो लोग छोड़ देते हैं तो वीर अपनी बाइक लेकर उनके पीछे जाता है। कायरा उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। कायरा बहुत रो रही थी। वो जल्दी से अपना फोन देखती है और कावेश का नंबर ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पास कावेश का फोन ही नहीं था। कायरा अपने माथे पर हाथ रख लेती है और यहाँ वहां देखती है कि कोई हेल्प के लिए मिल जाए। तभी उसे कुछ दूरी पर फोन गिरा हुआ दिखा जो धृति का था। कायरा दौड़ते हुए जाकर वो फोन उठाती है और कावेश का नंबर निकालकर उसे फोन करने लगती है, लेकिन कावेश फोन नहीं उठा रहा था। इसलिए कायरा उन लोगों के पीछे दौड़ने लगती है और लगातार कावेश को फोन करती है। कायरा कुछ दूर जाती है तो उसे वीर और दक्ष की गाड़ियां दिखती है। रेत के टीले होने के कारण गाड़ियां ज्यादा स्पीड में नहीं जा रही थी। राजपूत कॉरपोरेशन। कावेश मीटिंग में बिजी था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था। लगभग 20 से भी ज्यादा कॉल जाने के बाद कावेश ने इरिटेट होकर अपना फोन हाथ में लिया और शॉक हो गया। धृति के 25 मिस कॉल देख एकदम से बेचैन हो गया। वो उसे कॉल करता उससे पहले धृति ने के फोन से उसे फोन आने लगा। कावेश ने जैसे फोन उठाया, वहां से कायरा के रोते हुए आवाज आई। उसके कान में पड़े, हुकुम साहब, ध्रुव को बचा लीजिए, वो दक्ष दक्ष। कायरा बहुत हाँफ रही थी और रो रही थी, जिस कारण उसके आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी। जीजू, ध्रुव, दक्ष उसे ले गए, आप जल्दी आए। कायरा आगे कुछ बोलती कि उसकी आंखें एकदम से बड़ी बगड़ी हो गई। उसकी धड़कनें रुक सी गई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वीर। कायरा की चीख सुन कावेश के दिल एकदम से बैठ गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठ गया और दौड़ते हुए बाहर चला गया। उसके इसे जाता देख सब एकदम से शॉक हो गए। राका ने कुछ को इशारा किया और वो भी कावेश के पीछे चला गया। पूरा स्टाफ कावेश को शॉक्ड होकर देख रहा था। कावेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर के भाव नहीं थे। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था, जो आज दक्ष को तबाह करके छोड़ेगा। कावेश जल्दी से कार में बैठ गया और वहां से निकल गया। राका और कावेश के बॉडीगार्ड्स उसके पीछे चले जाते हैं। कावेश कार को फुल स्पीड में चला रहा था। उसका दिल बुरी तरीके से बेचैन होकर धड़क रहा था। उसका बस चलता तो वो आज उड़कर ही जाता। क्रूश ने मीटिंग खुद ही हैंडल कर ली थी। वो भी कावेश के साथ जाना चाहता था, पर वो सब छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसे मजबूरन वहां रुकना पड़ा। पूरे स्टाफ में कावेश की चर्चा चल रही थी। दूसरी तरफ कायरा जब सामने देखती है, दक्ष के पीछे जो गाड़ी थी उसके ने वीर के बाइक को टक्कर मार दी थी। गाड़ी की टक्कर होने से वीर बाइक से उड़कर सीधा दक्ष के कार के नीचे आ गया, जिसे देख कायरा एकदम से चीख पड़ी। वीर जैसे ही दक्ष के गाड़ी के नीचे आया, उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। कायरा ने ये सब देख बेजान से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। एक सेकंड में क्या से क्या हो गया। दक्ष ने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर कार से बाहर निकलकर देखने लगा। वीर के ऊपर आधी गाड़ी चढ़ चुकी थी और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसके नाक के नीचे अपनी उंगलियां रखकर चेक किया तो वीर की सांसें चल रही थी। ड्राइवर जल्दी से दक्ष के पास गया और बोला, राजा सा वो जिंदा है। ड्राइवर की बात सुन दक्ष उसे बोला, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। दक्ष के कहने पर कुछ आदमियों ने वीर को वहां से उठा लिया और उसे ले जाने लगे। कायरा ने जब ये देखा, वो जल्दी से उनके पास गई और बोली, छोड़ दो मेरे वीर को, तुम लोगों ने क्या किया वीर को? वीर उठो ना प्लीज वीर। एक आदमी कायरा को धक्का देते हुए बोला, ये लड़की चल ली जाए यहाँ से। कायरा बस रोई जा रही थी। उन आदमियों ने गाड़ी को यूटर्न मारी और वीर को लेके जाने लगे। दक्ष के ड्राइवर ने उनकी गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक से उनके सामने गाड़ी आकर रुकी। अचानक से सामने गाड़ी आने से ड्राइवर ने कसकर गाड़ी का ब्रेक मारा और सामने देखा। सामने देखते ही उसकी रूह कांप गई। उसने जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन किया और वहां से भागने लगा। उसे भागता देख दक्ष और धृति एकदम से शॉक हो गई। दक्ष की पकड़ धृति पर से थोड़ी सी ढीली हो गई, जिसका फायदा उठाकर धृति गाड़ी से बाहर निकल गई। उसे जाता देख दक्ष एकदम से होश में आया और उसे पकड़ने के लिए पीछे निकल गया।
ध्रुति आगे भागे जा रही थी कि दक्ष ने उसे आवाज दी। ध्रुति ने पीछे पलटकर दक्ष को देखा और अपने आंखों में नफरत और गुस्सा लिए बोली, हमने आपको एक अच्छा दोस्त माना था, लेकिन आप भी उन्हीं दरिंद्रों में से निकले जो अपनी गंदी नजरों से हमें जैसे मासूम लड़कों को ठीक से जीने नहीं देते। विश्वासघात किया आपने हमारा राजा सा। आप उस दोस्ती के लायक कभी थे ही नहीं। ध्रुति बुरी तरीके से रो रही थी। दक्ष ने भी उसे गुस्से में कहा, हाँ हाँ, नहीं थे हम दोस्ती के लायक, क्योंकि हमने आपसे दोस्ती कभी की ही नहीं थी। दक्ष की बात पर ध्रुति उसे असमझ में इसमें देखने लगी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ साफ नजर आ रही थी। दक्ष ने आगे कहा, प्यार करते थे आपसे हम। जब से आपको देखा था आपके पीछे पागल हो गए थे। आपका हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन आपकी जिद शादी न करने की, इसने हमें आपसे दूर रखा। फिर भी हमने आपका इंतजार किया कि आप कभी तो मान जाएंगे, लेकिन नहीं, आपने सीधा उस काव्यांश से शादी कर ली। क्यों क्यों ध्रुति, क्यों? क्या इसके लिए क्योंकि वो राजस्थान के हुकुम पद पर है, या इसलिए क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा दौलत है? कहते वक्त दक्ष अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और ध्रुति उससे बुत बने देख रही थी। आज उसके प्यार को लोगों ने पैसों में गिना था। उसने तो कभी काव्य से नहीं कहा था कि आकर हमसे शादी कर ले। हम तो बचपन से ही उनके थे, तो अब हम साथ हैं तो लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? ध्रुति का सर बुरी तरीके से चकरा रहा था, लेकिन वो शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अपने आप को संभाला और दक्ष को गुस्से में देखते हुए बोली, क्योंकि उनकी और हमारी शादी बचपन में मेरे माँ पापा ने मेरी की मर्जी से हुई थी। उनका और मेरा रिश्ता उस उम्र में हुआ था जब हम सिर्फ 8 साल के थे। ये सुनते ही मानो दक्ष के ऊपर बिजली गिर गई, लेकिन वो इस वक्त पागल हुआ जा रहा था। उसने आगे जाकर ध्रुति से कहा, लेकिन तब आप छोटी थी, लेकिन अब तो आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं ना ध्रुव। प्लीज हमें एक मौका दीजिए, हम आपको बहुत खुश रखेंगे और देखना आप उस काव्यांश को भी भूल जाएंगे और आपको एक दिन हमसे भी प्यार हो जाएगा। ये बोलते वक्त दक्ष ध्रुति के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बात सुन ध्रुति अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं होगा हमें आपसे कभी प्यार, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे रूह में सिर्फ और सिर्फ मेरे हुक्म सा है। समझे आप, और हमें उनसे बेपनाह मोहब्बत है। तब से जब से हमने उन्हें खोया था, तब से जब से हमें प्यार का मतलब पता चल गया था। और चाहे कोई भी क्यों ना हो, खुद हुक्म साहब भी अगर हमसे कहे अलग कर दिया तो हम उनसे अलग नहीं होंगे। एक कहते वक्त भी ध्रुति का सर चकरा रहा था। ऊपर से दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी, जिससे ध्रुति का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और उसका वहां दम घुट रहा था। ध्रुति अपने कदम पीछे ले रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले किसी मजबूत बाहु ने अपने आगोश में ले लिया। ध्रुति ने उस इंसान को अपने अधखुले आंखों से देखा और उसके मुंह से धीरे से निकल गया, हुकुम सा। एक कहकर ध्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुति को बेहोश होता देख कावेश का दिल बैठ गया। तभी दक्ष आगे आते हुए बोला, ध्रुव क्या हो गया तुम्हें? कावेश ने एक हाथ से ध्रुति को संभाला और एक हाथ से दक्ष की गर्दन पकड़ ली। दक्ष ने अपनी आंखें ऊपर करके देखा तो बुरी तरह से डर गया। कावेश की आंखें पूरी लाल थी, इतनी कि उसकी आंखें धूप में आग की तरह जल रही थी। उसके माथे की नसें साफ साफ नजर आ रही थी। उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था और उसके जबड़े बुरी तरीके से कसे हुए थे। तभी वहां राका आया। राका ने गाड़ी कावेश के एकदम पास खड़ी कर दी। कावेश दक्ष को वैसे ही पकड़े हुए एक हाथ से ध्रुति को गाड़ी में बैठाया, फिर दक्ष को जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके ऐसा करते ही दक्ष रेत पर पीछे की ओर खिसकने लगा। उसे ऐसे जाते देख काव्यांश पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि वहां पर खड़े सभी बॉडीगार्ड्स और दक्ष के आदमी अंदर तक हिल गए। वो खड़े खड़े कांप रहे थे। कावेश की हंसी देख किसी को समझ नहीं आ रहा था। कावेश अचानक ही हंसते हंसते रुक गया और अपने आंखों में अंगारे लिए दहकते हुए बोला, जब जब कोई मेरी हुक्मरानी सा को अपना बनाना चाहता है ना, मेरी सनक जाती है। मेरी मोहब्बत पर अगर कोई बुरी नजर डालोगे, माँ कसम उसे ये दुनिया देखने लायक नहीं छोड़ेगा ये कावेश राजपूत। इतना बोल कावेश ने जमीन से रेत अपने हाथों के मुट्ठी में भर ली और इस वक्त किसी आग की तरह गर्म थी। कावेश ने दक्ष के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसके दोनों हाथ पर अपने पैर रखकर वो रेत दक्ष की आंखों में डाल दी। दक्ष बुरी तरीके से झटपटाने लगा और तड़पते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
उसे ऐसे तड़पता देख कावेश फिर से जोर-जोर से हँसने लगा और उसका सिर रेत में धँसाते हुए बोला, "दर्द हो रहा है? अच्छा है, मेरी हुक्म रानीसा को भी हुआ ना? बहुत तकलीफ हुई होगी ना? तुमने छोड़ा उन्हें? नहीं ना? तो मैं क्यों तुम्हें छोड़ूँ?" कावेश पूरा पागल हो गया था। दक्ष के कान में रेत चली जा रही थी और उसका चेहरा पूरा जल रहा था। कावेश ने उसे रेत पर से उठाया और एक बॉडीगार्ड की तरफ उसे फेंकते हुए बोला, "इसे ले जाओ, बाद में देखेंगे। अभी मेरी हुक्मरानी सा ठीक नहीं है।" इतना बोल कावेश गाड़ी में बैठ गया। राका ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर जाकर उसे कायरा दिखी जो लिफ्ट के लिए हाथ हिला रही थी। राका ने जल्दी से उसे गाड़ी रोक दी। कायरा ने गाड़ी को रुका हुआ देखा और तो आगे बढ़ गई। गाड़ी में राका को देखो रोती बोली, "प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, वीर को वो लोग ले गए हैं।" और ध्रुव वो आगे कुछ बोलती कि उसे कावेश की आवाज आई, "जल्दी से गाड़ी में बैठ जा।" कावेश की आवाज सुन कायरा ने पीछे देखा। कावेश ध्रुति का सर उसके गोद में ले बैठा था। कायरा जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वो लोग जल्दी से गाड़ी लेकर हॉस्पिटल चले गए। दक्ष के आदमियों ने वीर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। उसका ऑपरेशन चल रहा था। कायरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। दूसरी साइड ध्रुति को भी डॉक्टर चेक कर रहे थे। डॉक्टर जब बाहर आई तो उसने कावेश को देखा जो बेचैनी से वार्ड के दरवाजे पर अपनी नजरें गड़ाए खड़ा था। डॉक्टर उसके सामने जाकर खड़ी हुई और अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, "हुकुम सा, हमें हुकुम रानीसा के बारे में आपसे बात करनी है। क्या आप केबिन में?" डॉक्टर ये बोलते वक्त हिचकिचा रही थी। कावेश ने उसे बिना देखे ही आगे चलने का इशारा किया। कावेश का दिल बहुत घबरा रहा था। पता नहीं हुकुम रानीसा कैसी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं पूरे राजस्थान को आग लगा दूंगा। ये सोचते वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थी। डॉक्टर ने उसे बैठने के लिए कहा और खुद खड़ी होकर कावेश को कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर कावेश एकदम से ब्लैंक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।